प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 कार्य ऊर्जा सामर्थ्य चैप्टर से आज का टॉपिक हमारा है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कण अथवा निकाय का कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत होता है, अर्थात गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। इक्वल टू नियतांक, यांत्रिक ऊर्जा को ई से इंडिकेट करते हैं, गतिज ऊर्जा को के से और स्थितिज ऊर्जा को यू से, मतलब के प्लस यू गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है, यानी नियतांक के प्लस यू इक्वल टू नियतांक। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य ऊर्जा प्रमेय से किसी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा के, डेल्टा ही परिवर्तन का संकेत है। और बल द्वारा विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के वृद्धि के बराबर होता है, इसे हम इंडिकेट कर रहे हैं डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा U। इसे हम लिख सकते हैं फिर डेल्टा W इक्वल टू माइनस डेल्टा U। मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से देखें तो हमारे पास प्राप्त होगा डेल्टा के
इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू 0, या इसे लिख सकते हैं के प्लस यू इक्वल टू नियतांक। क्या लिख सकते हैं? के प्लस यू इक्वल टू नियतांक। अब हमारा टॉपिक है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का ऊर्जा संरक्षण। ये पृथ्वी तल है, इस पर कोई वस्तु जिसका मास या स्थिति ए मान लें इसको, इसकी ऊंचाई h, कुछ समय के बाद वस्तु की स्थिति बी हो जाती है। जब बी हो जाती है उस समय इसका वेग v रहेगा। वस्तु स्थिति ए से स्थिति बी तक के बीच की दूरी तब x है। फिर कुछ समय के पश्चात वस्तु जो है स्थिति सी पर पहुंचती है, उस समय इसका वेग विडैश हो जाता है। आइए देखते हैं। स्थिति ए पर स्थिति ए पर मास कितना है? m। उसमें इसका प्रारंभिक वेग u कितना है? 0। स्थिति ए पर जब प्रारंभिक वेग u इक्वल टू 0, तब गतिज ऊर्जा के इक्वल टू हाफ यम v स्क्वायर ना होके u स्क्वायर, हाफ यम u स्क्वायर, हाफ यम गुणे u की वैल्यू 0 का स्क्वायर, हाफ यम 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसको हम लिख सकते हैं 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी 0 हो जाए। अर्थात कह सकते हैं कि स्थिति ए पर गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त हुआ 0। अब हम स्थिति ए पर स्थितिज ऊर्जा U निकालेंगे तो U इक्वल टू होता है mgh। U इक्वल टू होता है mgh, जहां पर m मास है, द्रव्यमान, g गुरुत्वीकरण है और h ऊंचाई है। तब स्थिति ए पर यांत्रिक ऊर्जा E इक्वल टू होगा k प्लस यू, गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति, अर्थात k की वैल्यू 0 है और प्लस mgh, u की वैल्यू mgh, तो हमें प्राप्त होगा mgh। इसको मान ले समीकरण नंबर 1। स्थिति 1 पर गतिज ऊर्जा में प्राप्त हुआ 0, स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हुआ mgh और यांत्रिक ऊर्जा भी प्राप्त हो गया हमारे पास mgh। इसको मान लिया हम समीकरण नंबर 1। अब स्थिति बी पर, स्थिति बी पर अगर देखें तो उसमें वेग इसका v है। जब v वेग से और नीचे की तरफ x दूरी ये वस्तु जो है तय करता है, x दूरी तय करता है, तब गति के समीकरण से
गति के समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h होता है, लेकिन यहां पे कितना है, h की जगह पे x, तो 2gx। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, v स्क्वायर, और u की वैल्यू कितना है 0, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gx, तो v स्क्वायर इक्वल टू में प्राप्त हो जाएगा 2gx। गति के समीकरण से हमें v स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया 2gx। अब हम स्थिति B पर गतिज ऊर्जा k ज्ञात करेंगे, तो k इक्वल टू होता है हाफ m, यहां पे v है तो v स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ m। अब v स्क्वायर की वैल्यू भी प्राप्त हुई 2gx, तो हम लिख दिए 2gx, 2 से 2 कट गया, हमें प्राप्त हुआ mgx। तो हम कह सकते हैं स्थिति B पर गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त हुआ है mgx। अब हम स्थितिज ऊर्जा U प्राप्त करेंगे किस पर, स्थिति B पर। तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होता है mgh, होता है ये, बट ये टोटल h है और ये x है, तो h माइनस x, इसको हम लिख सकते हैं mg इंटू h माइनस x। इसका अगर गुणा कर दें हम तो mg h माइनस mg x, ये स्थिति ऊर्जा प्राप्त हो गया स्थिति B पर। अब इसका यांत्रिक ऊर्जा अगर हम ज्ञात करें स्थिति B पर, A इक्वल टू क्या होता है k प्लस u, तो गतिज ऊर्जा हमारे पास प्राप्त है mgx और स्थिति ऊर्जा प्राप्त है mgh माइनस mgx। mgx कट गया, तो ये प्राप्त हो गया mgh, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा स्थिति B पर mgh प्राप्त होगा। चलिए अब हम बिंदु C के पास स्थिति C पर, अब स्थिति C पर अगर हम देखें तो ये उस समय इसका वेग v डैश है, जब v डैश हो गया और ऊंचाई कितनी है, ये बिंदु पृथ्वी तल पर ही है, ऊंचाई कुछ नहीं, मतलब h का मान कितना है 0। तो अब देखते हैं कि स्थिति C पर गति के समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू v डैश का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे v डैश है, v डैश का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u स्क्वायर प्लस 2gh। अब u की वैल्यू क्या 0, तो अर्थात हम v डैश स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। अब हम देखें तो v डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v डैश का स्क्वायर प्राप्त हो गया 2gh। स्थिति C पर गतिज ऊर्जा k इक्वल टू हाफ m v डैश का स्क्वायर, क्योंकि v डैश है हमारे, तो अब v डैश स्क्वायर का मान अभी हमें प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ था 2gh, क्या प्राप्त हुआ था 2gh। जब 2gh हम यहां पे रख देते हैं तो हाफ m गुणे 2gh, 2 से 2 कट गया, क्या प्राप्त हुआ mgh। अर्थात हम कह सकते हैं स्थिति C पर गतिज ऊर्जा जो है mgh, और स्थिति C पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, U इक्वल टू mg, h होता है बट यहां पे क्या है पृथ्वी तल पर ही है, तो h का मान क्या हो जाएगा
0। ये पूरा क्या हो जाएगा 0। mg में 0 गुणा कर दिया तो क्या हो गया 0। अब हम कह सकते हैं अर्थात यांत्रिक ऊर्जा स्थिति C के लिए यांत्रिक ऊर्जा हमारे पास प्राप्त हुआ इक्वल टू K प्लस यू। अब K प्लस यू का मतलब क्या है, K की वैल्यू कितना है mgh प्लस यू की वैल्यू कितनी है 0, हमें प्राप्त हो गया mgh। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अतः हम कह सकते हैं कि स्थिति A पर यांत्रिक ऊर्जा mgh जो समीकरण नंबर 1 है, स्थिति B पर जो यांत्रिक ऊर्जा mgh प्राप्त हुआ तो समीकरण नंबर 2 है, और स्थिति C पर जो यांत्रिक ऊर्जा है mgh है वो समीकरण नंबर 3 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी दी हुई या किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर नियत या समान होता है। जब नियत या समान होता है तब हम ये भी कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, तब इक्वल टू 0 यानी अर्थात K प्लस यू इक्वल टू नियतांक क्या नियतांक K प्लस यू इक्वल टू नियतांक। कहते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर गतिज व स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके आगे का वीडियो अगले दिन आपको भेजा जाएगा। धन्यवाद।